चीन की सभ्यता का उदय हवांगहो नदी के निचले हिस्से बेसिन में हुआ था। चीनी लोग इसे पीली नदी कहते थे। इस नदी का उद्गम तिब्बत की पहाड़ियों से होता है। यह नदी बहती हुई प्रशांत महासागर में मिलती है। चीन की सभ्यता विश्व इतिहास में काफ़ी प्राचीन मानी जाती है। इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि मिस्र, सुमेरिया, यूनान, बेबीलोन अर्थात मेसोपोटामिया और यूनान की तरह अनेक जातियों और नस्लों के लोगों की नहीं बल्कि यह एक ही जाति के लोगों की सभ्यता है। ये सभी एक ही भाषा बोलते थे और लिखते थे। बाद में यह सभ्यताएं मिटती गईं, लेकिन चीनी सभ्यता आज भी जीवंत है। चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह उत्तर में हवांगहो नदी की घाटी तक एवं वहां से दक्षिण तथा मध्य में यांगत्से क्वांग नदी की घाटी तक विकसित थी। हवांगहो नदी अपना मार्ग बदलने तथा निरंतर बाढ़ आने की प्रवृत्ति के कारण विख्यात है। प्रत्येक वर्ष चाइना की यह नदी अपने मार्ग को बदल देती है और इसी कारण इस नदी घाटी में हर वर्ष नया जलोढ़ जम जाता है, जिससे इसके आसपास के इलाकों में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होती रहती है। उत्पादकता में वृद्धि के बावजूद भी इस नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने का खतरा रहता है, जिससे आसपास के इलाकों में काफ़ी मात्रा में जन एवं धन की हानि होती है। इसी कारणवश इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। चीन में प्राचीन काल में अनेक राजवंशों ने शासन, जिनमें प्रमुख सांग वंश तथा चाउ वंश है। सांग वंश के शासकों ने 1766 ईसा पूर्व से 1122 ईसा पूर्व तक चीन पर शासन कार्य किया था। इस वंश के शासन काल में चीन के लोगों ने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की। चाउ वंश के शासकों ने 1122 ईसा पूर्व से लेकर 249 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इस काल के शासन काल में सांग वंश के शासन काल की तुलना में अधिक विकास हुआ। इसी कारणवश इतिहासकार इसे चीनी इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं। चीन की सभ्यता में राजनीतिक जीवन तथा शासन व्यवस्था की बात करें तो प्राचीन चीन में सम्राट शासन तथा धर्म दोनों का प्रधान होता था, जिसे वांग कहा जाता था। चीन का राजा ही अपने राज्य का प्रधान सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा की सहायता के लिए कई प्रकार के मंत्रियों का गठन होता था और राजा अपने शासन कार्यों में अपने मंत्रियों की सलाह लेता था। शासन के प्रमुख विभागों में सेना के अतिरिक्त न्याय, धर्म एवं शिक्षा आदि के मंत्री अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत थे। चीनी साम्राज्य में राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। इतिहासकारों के मतानुसार इस मंत्री परिषद में 4 सदस्य होते थे। वहीं सामाजिक जीवन की बात करें तो चीन का समाज कई वर्गों में विभाजित था, जैसे शासक वर्ग, बुद्धिजीवी तथा साहित्यकार, व्यापारी, कारीगर, किसान एवं दास। सैनिकों को चीन के समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। इन चारों वर्णों में छोटे कृषकों एवं मजदूरों को छोड़कर शेष सभी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। संयुक्त परिवार प्रथा भी प्रचलन थी। तत्कालीन चीनी समाज में पिता को अपने पुत्रों को और पत्नियों को बेचने का भी अधिकार था। परिवार का मुखिया पिता होता था। परिवार के लोग आपस में विवाह नहीं करते थे। पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। चीनी समाज में प्रारंभ में स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, परंतु धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति कमजोर होती गई। चीनी सभ्यता में शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व था और शिक्षा ग्रहण करके तत्कालीन समाज में कोई भी व्यक्ति उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता था। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय शिक्षा बहुत महंगी थी, जिस कारणवश केवल धनी वर्ग के व्यक्ति ही शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम थे। चीन की सभ्यता में कई रीति रिवाज एवं परंपराएं भी थी। इस सभ्यता में कई प्रकार के रीति रिवाजों एवं परंपराओं का महत्व था। चीन में पर्दा प्रथा एवं दास प्रथा प्रचलित थी। खान पान की बात करें तो तत्कालीन चीन के समाज में गरीब वर्ग एवं अमीर वर्ग में बहुत अंतर था। अमीर वर्ग कुछ प्रकार के भोजन को ग्रहण करता था और वे लोग अपने भोजन में मांस, मछली तथा अन्य पदार्थों का उपयोग करते थे। अमीर वर्ग कांसों की बनी तस्तरियों में भोजन ग्रहण करते थे। जहाँ एक तरफ अमीर वर्ग उच्च प्रकार के व्यंजन ग्रहण करते थे, वहीं दूसरी तरफ गरीब वर्ग के लोग साधारण भोजन के साथ मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आदि से बना हुआ भोजन ग्रहण करते थे। बात करें वेशभूषा एवं आभूषण की तो चीन के लोगों में वेशभूषा एवं आभूषण के प्रति आकर्षण था। प्रारंभ में यह लोग जूट से बने हुए परिधानों को पहनते थे और बाद में इन्होंने सूती वस्त्र भी पहनना प्रारंभ किया था। स्त्रियां परिधानों के अतिरिक्त फूलों का प्रयोग अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए करती थीं। चीन की सभ्यता का आर्थिक पहलू देखते हैं। चीनवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था।
चीन में चावल, गेहूं, बाजरा, सोयाबीन तथा चाय की खेती की जाती थी। कृषि कार्य के साथ साथ चीन के निवासी पशुपालन का भी कार्य करते थे। पशुओं में भेड़ व सूअर को विशेष रूप से पाला जाता था। उद्योग और व्यापार की बात करें तो चीन के लोग व्यापार एवं उद्योग धंधों में काफी विकसित थे। चीन में रेशम उद्योग काफी महत्वपूर्ण और विशेष रूप से प्रसिद्ध था। व्यापार जल एवं थल दोनों ही मार्गों से किया जाता था। चीन का व्यापार विशेष रूप से मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, भारत और रोमन साम्राज्य के साथ होता था। चीन से सबसे ज्यादा रेशम निर्यात किया जाता था। इसके अतिरिक्त चीनी मिट्टी के बर्तन, कागज तथा लकड़ी, सोने चांदी की हाथ से बनी हुई वस्तुओं आदि का निर्यात किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि चीन स्वर्ण और चांदी का आयात करता था। चीन के लोग कागज का निर्माण भी करते थे। मुद्रा व सिक्के की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में चीन में सोने, चांदी आदि के सिक्के प्रचलित थे, परंतु कागज का आविष्कार हो जाने से कागजी मुद्रा भी प्रचलन में आ गई थी। बैंकिंग प्रणाली का प्रचलन भी चीन के निवासियों द्वारा किया जाने लगा था। चीन की सभ्यता का धार्मिक जीवन की बात करें तो प्रारंभ में चीनवासी विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास और जादू टोने से ग्रसित थे। प्रारंभ में चीन की सभ्यता के निवासियों में धर्म का विशेष महत्व नहीं था और उस समय पुरोहित भी नहीं होते थे, परंतु उस समय के लोग जिस शक्ति की पूजा करते थे उसे संगति के नाम से पुकारते थे। संगति का अर्थ होता है स्वर्ग का देवता। संगति को स्वर्ग का पिता भी कहते थे। राजा को संगति का पुत्र माना जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लाओ त्से एवं कन्फ्यूशियस के दार्शनिक व धार्मिक विचारों ने चीनी धर्म को नया रूप प्रदान किया। कला विकास में भवन निर्माण की बात करें तो चीन की भवन निर्माण कला उच्च कोटि की थी। चीन की सभ्यता के लोग अपने मकान को बनाने में लकड़ी, चूना एवं पत्थर का प्रयोग करते थे। चीन के इतिहास में सर्वप्रथम जिस स्मारक का नाम आता है वह है चीन की दीवार। चीन की दीवार विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इस दीवार का निर्माण हुणों के आक्रमण से बचने के लिए किया गया था। यह दीवार वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। चीन की दीवार का निर्माण चीन के सम्राट शी हुआंगटी ने करवाया था। इस दीवार की कुल लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। चीन की सभ्यता के लोगों ने इस दीवार के अतिरिक्त कई भव्य राजमहलों, बौद्ध धर्म के मंदिरों तथा विहारों का निर्माण भी करवाया था। उस समय के निर्माण में पैगोडा मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है। चीन की चित्रकला की बात करें तो ये भी काफी उन्नति एवं अद्वितीय थी। खुदाई में प्राप्त हुए बर्तनों तथा मंदिरों की दीवारों पर चित्रकारी के सुंदर नमूने प्राप्त हुए हैं। चीन के निवासी प्राकृतिक दृश्य तथा ऐतिहासिक घटनाओं के सजीव चित्रण में दक्ष थे। उन्होंने कई जगह पर ऐसी घटनाओं को अंकित किया हुआ है। मूर्तिकला की बात करें तो चित्रकला के साथ साथ चीन के निवासी मूर्तिकला के क्षेत्र में भी अग्रणी थे। चीन में मूर्तिकला का समुचित विकास हुआ था। मूर्तियां मिट्टी, पत्थर तथा हाथी दांत की बनाई जाती थी। चीनी सभ्यता में भाषा, लिपि एवं साहित्य का विकास। चीन की लिपि बहुत प्राचीन मानी जाती है। चीन सभ्यता में सांस्कृतिक उन्नति भी देखने को मिलती है। इसी काल में चीनी भाषा का जन्म हुआ था। चीनी भाषा चित्रलिपि का ही रूपांतरण है। इस लिपि में लगभग 4000 संकेत अथवा चिन्ह हैं। यह लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। चीन की सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, जिसमें बहुत सारे चिन्ह विद्यमान थे और इसी कारणवश इस भाषा को सीखना अत्यंत कठिन था। अब साहित्य की बात करें तो भाषा के विकास के साथ साथ चीन में साहित्य का भी विकास अग्रणी था। चीन का साहित्य गद्य व पद दोनों रूपों में लिखा गया। इस काल में इतिहास लेखन भी शुरू हो चुका था। सुमा चीन चीन का प्रथम इतिहासकार था। उस समय के चीन के 26 राजवंशों का इतिहास उपलब्ध है, जिनमें चीन के वर्ष 1912 तक के इतिहास का समावेश है। चीन की सभ्यता में गणित व विज्ञान के विकास के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टि से चीन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली थी। चीनी लोग शून्य के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, परंतु वह दशमलव प्रणाली के प्रयोग से परिचित थे। उनके अंकों की पद्धति गुणों पर आधारित थी। एबेकस का आविष्कार चीनियों ने गणना करने के लिए किया था। चीन की सभ्यता के लोगों ने यूरोपवासियों से काफी समय पहले पाई का मान निकाल लिया था। चीन के निवासियों को ज्योतिष के बारे में भी काफी जानकारियां थी और उन्होंने ज्योतिष विज्ञान द्वारा चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के कारणों का भी पता लगा लिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सौर पंचांग का भी निर्माण किया। अगले वीडियो में बात करेंगे चीन की सभ्यता के आविष्कार तथा खोजें। तब तक के लिए जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।